आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चौथा चैप्टर। साइंस की इस किताब में चौथे चैप्टर में हीट के बारे में बात की गई है। हम बहुत सारी चीजें इसके बारे में समझने वाले हैं। हीट के बारे में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूएशन है आपका जो आपने 6th क्लास में पढ़ा उसी का। समझते हैं यहां पर हमें पता चलेगा कि मेजरिंग टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर को मेजर कैसे करें, हम ये सीखने वाले हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ये किस चिड़िया का नाम है ये हम समझने वाले हैं। हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए समर या विंटर में, ये सब इस किताब में इस चैप्टर में चर्चा की गई। अब ठंडा या गर्म जो है वो आप कैसे मेजर करते हैं। जनरली हम किसी बर्तन में जो पानी रखा है उसमें आप अपना हाथ डालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ठंडा या गर्म। लेकिन जो ठंडा गर्म आपको समझ में आया उसको आप मेजर कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कितना गर्म है या ये कितना ठंडा है। और ये कितना गर्म कितना ठंडा वो पता करने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो है थर्मोमीटर। थर्मो का अर्थ होता है हीट, तो आप जब हीट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो आपका थर्मोमीटर हो जाएगा। यहां पर आप देखें पर्टिकुलरली जो आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट जो टेम्परेचर का होगा आपकी बॉडी का पर्टिकुलरली, उसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये पर्टिकुलरली आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिए बनाया जाएगा। और ये आप देखने वाले हैं, आपने अपने घरों में देखा है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बताऊंगा मैं आपको। ये लंबा होगा, पतला सा रहता है और ये ग्लास का बना होगा और इसमें एक बल्ब होता है ऊपर की तरफ जिसमें मरकरी भरी होती है। ये चीज हमने अपने जीवन में देख ली है, कोई नई बात नहीं है। इसकी खासियत बस इतनी है कि इसमें जो रेंज होता है, इसमें जो टेम्परेचर का स्केल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है। अब ये इसीलिए करता है क्योंकि जो ह्यूमन का टेम्परेचर है वो 35 टू 42 डिग्री ही वेरी करता है। जनरली आप ये देखने वाले हैं जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के पहले कैसे करने वाले हैं आप, पहले थर्मोमीटर को आप बहुत अच्छे से धोएंगे, एंटीसेप्टिक से धो ले तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद आप उसको झटका देंगे ताकि जो उसका मरकरी है वो नीचे चली जाए 35 डिग्री से नीचे। उसके बाद आप अपने अंडर द टंग जो आपकी जबान है उसके नीचे आप रखेंगे और वहां से आपको रीडिंग मिल जाएगी और आप उसको मुंह से निकाल के आप उसकी रीडिंग देख लेंगे। जनरली ये बताया गया है जो नॉर्मल रीडिंग होती है ह्यूमन बॉडी की वो आपकी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब हम बात करने वाले हैं, किताब में बताया किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर को संभाल के रखना है, सहेज के रखना है। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं किस तरीके से इसको बताया कि बढ़िया से इसको धो के रखो एंटीसेप्टिक से। उसके बाद जो आपकी रीडिंग्स ले रहे हैं उसको लाइन ऑफ साइट में ले, मतलब आंखों के सामने की तरफ सीध में ले। उसके बाद किस तरीके से इसको संभाल के रखना है, कभी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से ना टकराए, इसको कभी और किसी काम के लिए आपको यूज नहीं करना है। पर्टिकुलरली आप देखने वाले जो बल्ब है उसका थर्मोमीटर को उसको आपको होल्ड नहीं करना है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं इस किताब में। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो मैंने आपको बताया, इसका पर्टिकुलर डिजाइन आपका किया जाएगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस मेजर करने के लिए। क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इसी रेंज में वेरी करता है। अब एक और बात की गई है इसमें कि आप जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में आप देखने वाले हैं आगे की तरफ एक किंक होने वाला है। ये जो बल्ब है आपका थर्मोमीटर जो मरकरी बल्ब, इसके आगे इस तरीके से एक डिसकंटिन्यूटी रहने वाली। वो क्या करती है, एकदम से आपने जैसे ही मेजरमेंट ली, आपने अपने मुंह के अंदर जबान के नीचे रख के इसकी रीडिंग ली और जैसे आप बाहर निकाल के पढ़ रहे होंगे तब तक में जो मरकरी है नीचे आ जाएगी। अगर ये मरकरी नीचे आ गई तो आपको देखिए रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलने वाली। तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप क्या करने वाले हैं, आप एक्यूरेट रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज होना चाहिए और ये स्टॉपेज का काम किंक करता है, एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है और ये मरकरी को अपने आप से ये नीचे फॉल करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करने वाला है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आपने अपने साइंस के जब आपके प्रैक्टिकल्स होते होंगे, एक्सपेरिमेंट्स आप करते होंगे लैब में जाके, तब आपने देखा होगा कि आपको एक बर्तन दिया जाता था, उसमें गर्म पानी दिया जाएगा, फिर आपको एक यहाँ पर एक स्टैंड होगा, स्टैंड पे इसको फिक्स कर दिया जाता था लेबोरेटरी थर्मोमीटर को और कहा जाता था कि आप इससे मेजरमेंट्स लें। और इसका मेजरमेंट का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होने वाला है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। हमने पढ़ा था क्लिनिकल आपके थर्मोमीटर के बारे में जो 35 टू 42 जाता था, यहां पर आप देखने वाले -10 टू +110 डिग्री सेल्सियस जाने वाला है। इसका स्ट्रक्चर भी अलग रहने वाला है इन कंपैरिजन टू आवर क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज है, किस तरीके से इसको रखना है, किस तरीके से रीडिंग लेनी है, ये सारी चीजें बताई हैं जो एग्जाम में हमें कभी नहीं आने वाला कि थर्मोमीटर से कैसे रीडिंग लेते हैं, लेकिन ये किताब में इसको डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। फिर उसके बाद आप देखने वाले हैं एक और होता है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। वो यूज करते हैं आप वेदर रिपोर्ट्स के लिए। जो आपकी वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपने देखा होगा, बताते हैं दिन का उच्चतम तापमान और दिन का जो मिनिमम टेम्परेचर रहा, उस सब के लिए आप यूज करने वाले हैं मिनिमम थर्मोमीटर। आज के समय में नई नई चीजें भी आई हैं, आप देखने वाले हैं किस तरीके से
डिजिटल थर्मोमीटर भी बाजार में आने लगे और इनमें भी वही काम होता है पर्टिकुलरली, लेकिन इनमें जो रीडिंग आती है वो डायरेक्टली डिजिटली आ जाएगी। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रीडिंग्स लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो मरकरी है काफी टॉक्सिक होती है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसको हैंडल करने के लिए बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मरकरी अगर कहीं भी ब्रेकेज हो जाता है तो आपकी बॉडी को भी हार्म कर सकती है, और साथ में इसका डिस्पोजल जो होता है टूटे हुए थर्मोमीटर्स को, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आजकल थर्मोमीटर्स आ रहे हैं इनमें मरकरी नहीं होती, पर्टिकुलरली डिजिटल थर्मोमीटर जो है उनमें मरकरी का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि मरकरी का डिस्पोजल बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब हम बात करते हैं अगले हिस्से की हमारे चैप्टर के, किस तरीके से आपका ट्रांसफर होने वाला है हीट का। तो अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट दिया है। आप एक लोहे की रॉड ले ले, आप अपना मेटल का जो स्केल होता है, स्टील का स्केल, वो ले लीजिए। वहां पर आप देखिए एक ईंट में उसको आप बीच में फंसा दीजिए और दूसरे पॉइंट पर आप एक कैंडल जला दीजिए और कैंडल को आप स्केल के नीचे रख दीजिए। आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वैक्स को चिपका दीजिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, मान लीजिए 1-1, 2-2 इंचेस के बाद आप इस तरीके से चिपका देंगे। आप देखेंगे जो कैंडल के पास वाली वैक्स है वो जल्दी पिघल कर नीचे गिरेगी और यहाँ वाली वैक्स जो है वो बिल्कुल नहीं पिघल रही है। इससे हमें समझ में आता है कि जो प्रोसेस है आपका हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रेवल हो रही है तो वो कैसे हॉट से जो कूलर एरिया तक पहुंच रही, जो हॉटर एंड है वहां से कूलर एंड तक ये पहुंचने वाला है, और इस तरीके से ये जो ट्रांसफर होगा इसमें धीरे धीरे, इसी प्रोसेस को आप कंडक्शन कहते हैं। ये कंडक्ट कर रही है, जो हीट कंडक्टिंग प्रोसेस है, ये जो हीट हॉटर पोर्शन से जाके कूलर पोर्शन तक मूव करने वाला है, और ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। तो कुछ ऐसे, जैसे आपको पता है हीट ट्रांसफर करने वाले जो आपके बर्तन होते हैं तमाम खाने पकाने के, वो सारे आपके कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं ताकि आपकी वो हीट कंडक्टिंग करें और खाना बना पाए आप। चाहे आप सिल्वर की बात करें, कॉपर, एल्यूमिनियम के काफी बर्तन आपको देखने मिलेंगे, ब्रास है, आयरन है, लेड है, और स्टेनलेस स्टील बहुत ही पॉपुलर है बर्तन बनाने के लिए। मद्रास स्टील नाम से, दिल्ली स्टील नाम से इसके अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं। तो ये सारे यूज होते हैं आपके खाना वगैरह पकाने के लिए। और जो आपके पुअर कंडक्टर्स हैं इनके आप ग्लव्स बनाएंगे, इनके आप हैंडल्स बनाएंगे। जो आपके बर्तन होंगे उनके हैंडल्स जो बनाए जाएंगे वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, और भी चीजें इस तरीके से की जाती है जो कंडक्ट नहीं करे उनसे, ताकि हीट उनमें ट्रांसफर ना हो। प्लास्टिक आज एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन बन गया है। प्लास्टिक बहुत सारी जगह पर यूज होता है क्योंकि एक पुअर कंडक्टर है, इसलिए आप देखेंगे जो आपके चाहे मेटल वायर्स की बात करें या यूटेंसिल्स की बात करें, हर जगह पर आपका प्लास्टिक एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एज अ इंसुलेटर। वूल जो है आपका, वूल भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो भी यूज किया जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो हम गर्मियों ठंडों में उसको पहनते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगती है, या फिर हमें ठंड क्यों नहीं लगती, तो उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है किस तरीके से आप वाटर को बॉईल करेंगे। वाटर को बॉईल करने के साथ आप पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ नीचे डाल के रखेंगे। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे वाटर आपका नीचे का गर्म होगा वो वाटर ऊपर जाके राइस होगा, और नीचे जो ठंडा पानी ऊपर की तरफ से वो नीचे आएगा। तो आपको इस तरीके ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, आपको वाटर राइस करते हुए दिखेगा और सर्कुलेट होते हुए दिखने वाला है। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है आपका, कि एक पार्टिकल से जो हीट है वो दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहते हैं कन्वेक्शन। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस हीटिंग, जिससे आप देखने वाले हैं जब वाटर जो है वो ओवरऑल हीटेड हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हीट ट्रांसफर होने वाला है इसमें। इसको मैं और बेटर तरीके से आपको समझाऊं तो आप देखने वाले हैं ये जो फ्लेम्स है ये सिर्फ नीचे है, लेकिन ये वाटर जो है आपका वो पूरा गर्म हो रहा है। एक बार में पूरा वाटर गर्म नहीं होने वाला है। वाटर जो है वो गर्म, जो यहाँ नीचे का जो वाटर गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो ठंडा पानी वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से पूरा जो वाटर है आपका, पूरा जो पानी है वो आपका गर्म हो जाता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसका दूसरा एस्पेक्ट हमने देख लिया, कन्वेक्शन। जब आप हाथ तापते हैं तब भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब आप आग में हाथ नहीं डाल रहे, आप अगर आग में हाथ डाल रहे हैं तो वो कंडक्शन होगा। आप दूर, आग से काफी दूर अपने हाथ रखें तब भी आपको वो हीट मिल रही है, तब भी आपको हीट महसूस हो पा रही है, वो इसीलिए क्योंकि आपको कन्वेक्शन हो रहा है। यहां पर आप देखने वाले हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप और ही ज्यादा दूर इस तरीके से रखें, वो रेडिएशन जो आपको मिलती है उससे भी आपको कहीं ना कहीं हीट मिलने वाली है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। जो आपके आसपास की हवा है वो गर्म होगी और उससे जो आपको हीट मिलेगी वो कन्वेक्शन हो गई, और उसके अलावा जो दूर आपको मिल रहा है वो आपको रेडिएशंस की वजह से एनर्जी मिलने वाली है। अब रेडिएशंस को हम पर्टिकुलरली देखें तो इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। जो सन से लाइट आती है वो रेडिएशन के द्वारा आती है। अब आप जानते हैं स्पेस में कोई एयर तो है नहीं, जब एयर नहीं है तो ये जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करने वाली है, यहां तक हमारे पास तक जो हीट या लाइट है वो कैसे पहुंचने वाली है।
तो हम पर्टिकुलरली हीट की बात करें तो हीट हमारे पास आती है रेडिएशन के द्वारा। तो रेडिएशन क्या चीज है, खास बात समझने की जरूरत यह है कि रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये किसी मीडियम का मोहताज नहीं है, अपने आप रेडिएशन में सीधा आपका रेज जो है वो हीट रेज आपकी सीधी पहुंच जाती है अर्थ पे। ये किसी भी मीडियम के बिना काम कर सकता है। और ये सारी बॉडियां जो है, जो सारी बॉडीज होती है, जो भी ऑल हॉट बॉडीज हैं, वो सब रेडिएट करती है, वो हीट को रेडिएट करती है, रेडिएशंस के द्वारा बाहर निकालती हैं, इमिट करती हैं। यहां आपने देखा होगा जब कहीं भी हीट फॉल होती है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो वो पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, और कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा। ये कहीं ना कहीं जो आपका मून का एग्जांपल है वो भी कुछ ऐसा ही है। मून है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करने लगता है, और इस तरीके से जो आपको ट्रांसमिशन देखने मिलेगा रेडिएशंस के फॉर्म में। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपकी बॉडीज का, पर्टिकुलर अगर हम अपनी भी बात करें, आप जब धूप में खड़े होते हैं तो आपका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। किताब में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में भी बात की गई। अब लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है ये हम समझते हैं। तो दिन के समय जो आपका लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाएगा, लेकिन आपका जो सी है वो कंपैरेटिवली कूल रहेगा। तो जो हवा है वो ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ फ्लो होगी, इसीलिए आपकी जो सी है, सी से वो लैंड की तरफ फ्लो होने वाली है, इसीलिए आप देखने वाले हैं उसको आप कहेंगे सी ब्रीज। रात को यही कहानी उल्टी हो जाने वाली है। रात को आप देखने वाले जो पानी है वो देर में ठंडा होगा, लेकिन लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो हवा चलने वाली है वो आपकी लैंड से सी की तरफ चलने वाली है, इसीलिए आप उसको कहेंगे लैंड ब्रीज। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। अब हम बात करें हम हीट के लिए क्या यूज कर रहे हैं। हम वार्म रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, हीटर्स जलाते हैं, या फिर आप फ्यूल जलाएंगे, चाहे वो कोल हो सकता है, कोयला हो सकता है, या फिर और भी तरीके से आप वुड यूज कर रहे हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। साथ में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं आप जिससे आपकी बिल्डिंग में इंसुलेशन इतना इफेक्टिव हो कि आपको हीट और कोल्ड जो हो उसका बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाए। आपका अगर बाहर काफी ठंड है तो अंदर आप गर्मी रख पाए। जैसे आउटर वॉल जो है वो उनके बीच में आप एक गैप बना दे, जिस तरीके से थर्मोफ्लास्क में या थर्मोस्टेट में होता है, और उसके साथ आप बीच में जो वॉल के बीच में जो गैप है उसमें एयर ट्रैप होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको गर्मी देने वाली है। इसके लिए आप हॉलो ब्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग कंस्ट्रक्शंस, आजकल काफी सोफिस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब फाइनली हम अंतिम चरण पर आ गए, किस तरीके के कपड़े पहने आप गर्मी में और ठंड में। तो कपड़े किस तरीके के पहनने इसकी अगर हम बात करें तो गर्मी में ऐसा कहा जाता है कि आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने, और ठंड में कहा जाएगा आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए। तो ऐसा क्यों? जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। गर्मी में हीट ज्यादा अवेलेबल है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको गर्मी में और गर्मी लगेगी। तो अगर आपको कंफर्टेबली रहना है तो ठंड में अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो आपको फायदा देगा, क्योंकि आपकी बॉडी को वो हीट देने वाला है। उसी तरीके से जो लाइट कलर है वो ज्यादा से ज्यादा जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको कूलिंग सेंसेशन होगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा, इसलिए गर्मियों में आपको लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। साथ में आप बात करें वुलन क्लॉथ्स की, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो पुअर कंडक्टर तो है, लेकिन जो वुलन क्लॉथ के अंदर जो हीट जो आपकी एयर ट्रैप हो जाती है उसको वो बाहर नहीं निकलने देता, और इससे आपकी जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जाती, और आपकी बॉडी की हीट की वजह से आपको गर्म लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट को ट्रैप करने का काम आपके वुलन के कपड़े करते हैं। हमेशा की तरह परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने जवाब दे दिए होंगे। लैंड ब्रीज जो है वो कब फ्लो होती है आप बताइए। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, तो ये आपको पता ही है, रात के समय पे लैंड ब्रीज आएगी, और जो आपकी सी ब्रीज आने वाली है वो आपके दिन के समय में आने वाली है। जो डार्क कलर के कपड़े वो कब पहनने चाहिए, वो आपको ठंड में पहनने चाहिए, और जो लाइट कलर के कपड़े वो आपको पहनने चाहिए विंटर में। तो ये हमने सवालों के जवाब देख लिए। यहां पर हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है।